जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के कोई भी कर्मचारी या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के कोई भी कर्मचारी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत अगर एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहता है, ट्रांसफर क्लेम करना चाहता है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उनको किन नियम और शर्तों को पूरा करना होता है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके। आगे इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रायोरिटी कैटेगरी जैसे कि पीएच, मेडिकल, स्पाउस, सिंगल लेडी और डीएफआर के बारे में बताने जा रहा हूं और उन पर लागू होने वाले नियम और शर्तों के बारे में भी बताने जा रहा हूं। ऐसे कर्मचारी अगर इन नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते तो प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सी नियम और शर्तें उन पर लागू होती है, तो ये सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। इसीलिए एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं उन प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में और उन पर लागू होने वाले नियम और शर्तों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच कैटेगरी के बारे में। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि पीएच कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, तो उन पर कौन सी नियम और शर्तें लागू होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन पर 4 शर्तें लागू होती है और इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही ऐसे कर्मचारी पीएच कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर क्लेम कर सकते हैं। तो आइए फटाफट जानते हैं कि ये शर्तें क्या होती है। तो जो फर्स्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी अगर खुद डिसेबल्ड हो यानी कि हैंडीकैप्ड हो, या फिर उनके स्पाउस हैंडीकैप्ड हो या फिर उनके डिपेंडेंट सन या डॉटर हैंडीकैप्ड हो, तो इस केस में पीएच कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारी के अगर फादर मदर या फिर कोई डिपेंडेंट रिलेटिव अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो इस आधार पर इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रांसफर क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ जिन 4 आश्रितों के बारे में बताया गया है, जो फर्स्ट तो कर्मचारी खुद होते हैं, अगर खुद हैंडीकैप्ड हैं तो इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर क्लेम कर सकता है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा स्पाउस है, स्पाउस का अगर सरकारी कर्मचारी पति है तो स्पाउस का अर्थ यहाँ पत्नी से है, अगर सरकारी कर्मचारी पत्नी है तो स्पाउस का अर्थ पति से है। और उसके अलावा सन या डॉटर, पुत्र या पुत्री, इसमें से भी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो इस आधार पर भी इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जो डिसेबिलिटी है, जो हैंडीकैपेशन है, वह कम से कम 40% या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरी शर्त है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अगर इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं करते तो इस कैटेगरी के तहत, खास करके इस प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और चौथी शर्त है कि अगर सर्टिफिकेट में अगर कोई रीअसेसमेंट क्लॉज है, यानी कि कुछ समय के बाद डिसेबिलिटी को रीअसेसमेंट किया जाना है, पुनर्मूल्यांकन किया जाना है, तो इस केस में कहता है कि जो ट्रांसफर का कट ऑफ है यानी फिर जो उसका एक्सपायरी पीरियड है तो उससे पहले ही इसे रीन्यू करवाना चाहिए। अगर रीन्यू नहीं होता है तो उनको इस कैटेगरी तहत ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता और ऐसे कर्मचारी ट्रांसफर क्लेम भी नहीं कर सकते। तो ये 4 शर्तें लागू होती है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कर्मचारियों पर। इन चारों शर्तों को पूरा करने के बाद ही ऐसे कर्मचारी इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा है यहाँ पर जिसे कहते हैं मेडिकल कैटेगरी, सीरियस एलिमेंट। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को गंभीर बीमारी है
तो इसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि कर्मचारी के अलावा इसमें भी, जैसा कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के केस में देखा है, तो इसमें भी ये 4 लोग ही शामिल है। पहला कर्मचारी खुद है, दूसरा उनका स्पाउस, और स्पाउस के बारे में पहले ही बता दिया है कि जब भी स्पाउस का जिक्र होता है तो सरकारी कर्मचारी अगर पति है तो स्पाउस का अर्थ पत्नी होता है, और सरकारी कर्मचारी अगर पत्नी है तो स्पाउस का अर्थ पति है। और दूसरा डिपेंडेंट सन एंड डॉटर, यानी कि जो पुत्र या फिर पुत्री ऐसे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो, तो इन्हीं 4 लोगों के लिए, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी खुद भी शामिल है, तो इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर क्लेम कर सकते हैं। अगर फादर मदर या फिर कोई भी डिपेंडेंट रिलेटिव हो, अगर उनको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, तो उस आधार पर इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जहां तक सीरियस एलिमेंट की बात है, तो ट्रांसफर पॉलिसी जो 2021 है, तो उसके एनेक्सर थर्ड को देख सकते हैं। एनेक्सर 3 में उन जो जो सीरियस डिजीज है उसका मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी आप एनेक्सर थर्ड से ले सकते हैं। और इसके लिए दूसरा कंडीशन है कि जो ट्रांसफर कट ऑफ डेट होता है, तो जो बीमारी है उसका डिटेक्शन है या फिर उसका ट्रीटमेंट है, तो ये 5 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यानी कि ट्रांसफर कट ऑफ डेट से अगर 5 वर्ष पहले ऐसी बीमारी हुई हो, सर्जरी हुआ हो या फिर उसे डिटेक्ट किया गया हो, तो कर्मचारी मेडिकल कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि इसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है, विद इन 5 ईयर्स, अगर कट ऑफ डेट जो होता है तो उसके 5 वर्ष के अंदर में अगर इस तरह की बीमारी हुई हो, इसका डिटेक्शन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो ऐसे कर्मचारी इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, तो उसमें डेट ऑफ डिटेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाद में ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए कहता है कि जो सीएमओ सीएमएस या सिविल सर्जन है, उनसे जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए कि कब बीमारी हुई या कब उसका डिटेक्शन हुआ या किस डेट को सर्जरी किया गया, तो ये सारा डिटेल उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। और यह सर्टिफिकेट सीएमओ सीएमएस या फिर सिविल सर्जन के द्वारा होना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है, अगर कोई दूसरी अथॉरिटी जारी करते हैं, तो उस पर सीएमओ सीएमएस या फिर सिविल सर्जन का सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, और तभी ऐसे कर्मचारी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे और प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों कंडीशन पूरा करना होता है। तीनों कंडीशन पूरा करने के बाद ही कोई भी कर्मचारी मेडिकल कैटेगरी के तहत, जो कि एक प्रायोरिटी कैटेगरी है, तो इसके तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी है, स्पाउस कैटेगरी। और स्पाउस कैटेगरी में जो सबसे पहले बात यहाँ पर हम करते हैं कि एनवीएस के ऐसे कर्मचारी, अगर उनके स्पाउस, और स्पाउस के बारे में बता दिया है कि पति पत्नी से होता है। सरकारी कर्मचारी अगर पति है तो यहाँ स्पाउस से अर्थ होता है पत्नी का। अगर सरकारी कर्मचारी खुद ही पत्नी है तो स्पाउस से अर्थ होता है पति का। अगर जो स्पाउस है, अगर कहीं भी मान लीजिए काम करता है, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉई है, और कोई सरकारी जॉब कर रहा है और उनका स्टेटस जो है वो परमानेंट स्टेटस है, रेगुलर एम्प्लॉई का स्टेटस है, तो ऐसे एनवीएस एम्प्लॉई, यानी कि स्पाउस यूनिफिकेशन कैटेगरी के तहत, स्पाउस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए यहाँ कुछ डाटा भी दिया गया है कि उनका स्पाउस किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर काम करते होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ देख सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहला कंडीशन है कि जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस या फिर किसी डिपार्टमेंट में काम करते होना चाहिए, उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू में होना चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस या फिर किसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और फिफ्थ है स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर इनमें से किसी भी जगह काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे कर्मचारी भी इस ग्राउंड पर यूनिफिकेशन, स्पाउस यूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 है, उसमें कुछ कर्मचारियों को एक्सक्लूड किया गया है। उसे
इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। इसमें जैसा कि देख सकते हैं, एडहॉक या सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट, अगर कोई कर्मचारी एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हो, या फिर सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट बेसिस पर काम कर रहे हो, तो एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के तहत उनको स्पाउस नहीं माना जाता और ऐसे कर्मचारी को ट्रांसफर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और फिर यहाँ देख सकते हैं दूसरा है कि फाइनेंशियली एडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नॉट टू बी ट्रीटेड एट पार विद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। और कहता है कि अगर कोई स्पाउस फाइनेंशियली एडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी काम कर रहे हो तो उसकी तुलना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई से नहीं की जा सकती, और इसीलिए स्पाउस प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत उनको ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता। तो यह स्पष्ट है कि इन डिपार्टमेंट में, इन गवर्नमेंट के अंदर में अगर काम कर रहा होता है तो उनका स्टेटस परमानेंट होना चाहिए और दूसरा रेगुलर एम्प्लॉई होना चाहिए। और रेगुलर एम्प्लॉई का अर्थ है कि किसी उसी कैडर के किसी दूसरे कर्मचारी का जो पे स्केल होता है, फैसिलिटी होता है, ये सारी सुविधाएं बराबर होनी चाहिए, उनके लिए कोई अलग से पे स्केल नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है जो ट्रांसफर पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, इन कंडीशन को पूरा करने के बाद ही स्पाउस कैटेगरी के तहत नवोदय विद्यालय समिति के कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं जो फोर्थ कैटेगरी है, सिंगल लेडी कैटेगरी। और सिंगल लेडी कैटेगरी में तीन तरह के कर्मचारी आते हैं। पहला है विडो, विधवा हो, दूसरा है अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस, जो कि अविवाहित हो और एनवीएस के कर्मचारी हो, और तीसरा है डिवोर्स लेडी, यानी कि जो तलाकशुदा कोई महिला हो। तो इन तीनों को सिंगल लेडी कैटेगरी में रखा गया है और ये तीनों ही प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे अलग अलग रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं सिंगल लेडी को यानी कि किसके बराबरी में रखा गया है, यानी कि जब ट्रांसफर के लिए कंसीडर किया जाएगा तो किसके बराबरी में इसे रखा गया है, क्योंकि प्रायोरिटी कैटेगरी का भी एक हायरकी है, वर्टिकल हायरकी है, ऊपर से नीचे तक। अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इसे एनवीएस स्पाउस, जो पहले इसे देखा है थर्ड कैटेगरी में एनवीएस स्पाउस, तो उसके बराबरी में इसे रखा गया है सिंगल लेडी कैटेगरी को। अब यहाँ सबसे पहले इसमें बात करते हैं विडो लेडी के बारे में, यानी कि विधवा महिला कर्मचारी के बारे में। तो इसमें कहता है कि जो ऐसे कर्मचारी आते हैं, फीमेल एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस हुज हस्बैंड हैज एक्सपायर्ड, ऐसे कर्मचारी आते हैं जिनकी पति, यहाँ खास करके बात किया गया है पति का, अगर पति का देहांत हो चुका हो तो ऐसे कर्मचारी सिंगल लेडी कैटेगरी तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहता है इसके लिए ऐसे कर्मचारी को डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा जारी होना चाहिए, और इसका एंट्री सर्विस बुक में भी होना चाहिए। तो अगर कोई कर्मचारी इस क्लॉज के तहत यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रांसफर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसका एंट्री सर्विस बुक में भी होना चाहिए। जो डेथ सर्टिफिकेट है तो वह सर्विस बुक में भी लगा होना चाहिए। और यहाँ जो अगली शर्त है कि अगर ऐसे लेडी, यानी कहता है कि ट्रांसफर जो कट ऑफ डेट होता है उससे पहले अगर रीमैरिज कर लेता है, पुनः शादी कर लेता है, तो इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अयोग्य माने जाएंगे, उनको इस कैटेगरी के तहत ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं विडो के बाद अनमैरिड लेडी की। अनमैरिड लेडी के संबंध में भी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, जो कि एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के एनेक्सर 1 में दिया गया है जो सर्टिफिकेट, तो ऐसे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें देना होगा। और यह आधारित किस पर होगा, तो अनमैरिड लेडी जो डिक्लेरेशन दिया होगा और जिसका सर्विस बुक में एंट्री होगा, तो उसके आधार पर प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, तो उसे वैलिड माना जाएगा। अगर सिंगल लेडी कहता है कि ट्रांसफर ड्राइव से पहले ही अगर शादी कर लेता है या उनकी शादी हो जाती है, तो इस क्लॉज के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी सिंगल लेडी में जो थर्ड कैटेगरी है, डिवोर्स लेडी है, तो डिवोर्स लेडी उनको कहते हैं यानी कि जिनका हस्बैंड से सेपरेशन हो चुका है। यहाँ भी बात हो रही है फीमेल एम्प्लॉय की, जिनका सेपरेशन हो चुका हो, जुडिशियली वो सेपरेट हो चुके हो, तो उनको सबसे पहले वैलिड सेपरेशन डिक्री जो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया गया हो, उसके पास हुआ होना चाहिए। और इसका एंट्री सर्विस बुक में भी होना चाहिए। अगर जारी किया गया हो और कर्मचारी ने सर्विस बुक में इसे एंट्री नहीं करवाया हो, तो इस क्लॉज के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे लेडी यानी कि जो डिवोर्स लेडी है, तो ट्रांसफर ड्राइव से पहले
अगर उनका रीमैरिज हो जाता है यानी कि पुनः शादी कर लेते हैं तो इस क्लॉज के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये आपने देखा है ये इन कैटेगरी पर। अब बात करते हैं डीएफआर की, ड्यू फॉर रिटायरमेंट, यानी कि जो 2 वर्ष के अंदर रिटायर होने वाले हैं, तो उनके लिए कहता है उनके लिए एलिजिबिलिटी और प्रायोरिटी यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। तो कहता है कि जो कट ऑफ डेट पर, यहाँ जो बात कर रहे हैं कट ऑफ डेट पर, अगर किसी कर्मचारी का एज 58 ईयर्स हो जाता है तो ऐसे कर्मचारी को डीएफआर कैटेगरी के तहत ट्रांसफर का लाभ दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर ले सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि ओनली मैंडेटरी टेन्योर शैल बी रिलैक्स्ड, यानी कि मैंडेटरी टेन्योर जो है सिर्फ उसे रिलैक्स किया जाएगा और बाकी प्रोविजन उन पर लागू होगा। मैंडेटरी टेन्योर का मतलब है कि कोई भी कर्मचारी अगर एक बार ट्रांसफर लेता है, यानी कि एक किसी स्टेशन पर पोस्टिंग होती है, तो कहता है कि जो 2 वर्ष के बाद ही जो मिनिमम प्रिस्क्राइब टेन्योर रखा गया है 2 इयर्स का रखा गया है, उसके बाद ही ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन डीएफआर कैटेगरी पर यह 2 इयर्स का जो क्लॉज है यह लागू नहीं होता। और इसके लिए कहता है कि एक बार अगर ट्रांसफर ले लेते हैं डीएफआर कैटेगरी के तहत तो लॉकिंग पीरियड लागू होता है। जो 2 इयर्स लॉकिंग पीरियड के बात किया है अभी, तो यह 2 इयर्स का जो लॉकिंग पीरियड है तब उन पर लागू होगा। और यह कहता है कि खास करके अब बात करते हैं रोटेशनल ट्रांसफर की, जो रीजनल लैंग्वेज टीचर होते हैं तो उनकी बात करता है। तो कहता है कि जो नेटिव आउटसाइड नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं तो उन पर ही यह क्लॉज लागू होगा, यानी कि वही लोग डीएफआर कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसे रीजनल लैंग्वेज टीचर जिनकी पोस्टिंग आउटसाइड नेटिव स्टेट हो, तो उन कर्मचारियों पर ही यह डीएफआर कैटेगरी लागू होता है। ऐसे कर्मचारी डीएफआर कैटेगरी में आते हैं और इस प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में भी बताना चाहूंगा और नोट में आप यहाँ देख सकते हैं। नोट में कहा गया है कि एटीटी 2022 या फिर उससे आगे, कहता है अगर कोई कर्मचारी किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर लेता है तो उन पर 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड लागू होगा, यानी कि 5 वर्ष का जो कैपिंग है, यानी कि 5 वर्ष के बाद ही फिर दोबारा किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 5 इयर्स का पीरियड उस स्टेशन पर पूरा करने के बाद ही किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत। और यहाँ दूसरा नोट देख सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी कई प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत एलिजिबल हो सकता है। कई प्रायोरिटी प्रायोरिटी कैटेगरी का मतलब है कि कोई डीएफआर केस में भी आ सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, मेडिकल इशू भी उनको हो सकता है। तो कहता है कि कोई भी कर्मचारी एक से ज्यादा प्रायोरिटी कैटेगरी में आ सकते हैं ट्रांसफर के लिए। लेकिन कहा गया है कि लेकिन ट्रांसफर जो है तो कहता है कि 5 इयर्स के बाद अगर एक बार एक कैटेगरी के तहत उन्होंने ट्रांसफर का लाभ ले लिया है, उस प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर ले लिया है, तो नेक्स्ट ट्रांसफर के लिए उनको 5 इयर्स का वेट करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि पहले जैसे बताया है कि यह डीएफआर कैटेगरी पर लागू नहीं होता है। डीएफआर कैटेगरी इसका एक्सेप्शन है, यानी कि उन पर जो ये कैपिंग है यह भी लागू नहीं होता है। और उन पर जो 2 इयर्स का मैंडेटरी टेन्योर है वो भी लागू नहीं होता है। सिर्फ एक बार उनको मौका दिया जाता है और दोनों रोल को इग्नोर किया जाता है। और ये कहता है लेकिन एक बात है कि ऐसे कर्मचारी अगर हार्ड स्टेशन या डिफिकल्ट स्टेशन विलिंगनेस कैटेगरी, यानी कि अपनी इच्छा से अगर हार्ड स्टेशन या फिर डिफिकल्ट स्टेशन जाना चाहते हो तो वेलकम है। तो इस केस में 5 इयर्स का कैपिंग लागू नहीं होगा। तो दोस्तों